हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक प्यारी सी स्माइल के साथ। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास रहेगी करंट अफेयर्स की। इससे पहले आपने यूपी जीके पढ़ी, बहुत डिटेल में पढ़ाई, 10-12 क्लास उसकी हुई है। और करंट अफेयर की क्लास है क्योंकि जीके जीएस आप लोग यूट्यूब से भी तैयारी कर रहे हो, वहां भी हो जाएगी, यहाँ भी कराऊंगा मैं। टेंशन मत लेना, थ्योरी क्लास यहाँ भी होगी। लेकिन यहाँ पहले हम वे सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं जो चेंज होते रहते हैं। ठीक, जैसे यूपी जीके है, जैसे करंट अफेयर्स है। तो जो हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं प्यारे लाडलो, वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी 1 साल की रहेगी। 1 साल की। ठीक है। 1 साल की कब से कब तक रहेगी? जनवरी 2023 के बीच से लेकर के, जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 के बीच जितनी भी घटनाएं हुई है, पहले टॉपिक वाइज समझेंगे, फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो समझेंगे और उनको याद भी करेंगे। ठीक है, यहां से चीजें आप लोग साथ के साथ नोट कर लेना, साथ के साथ याद भी कर लेना। तो पहली क्लास है ये करंट अफेयर की, और पहली क्लास में जो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, प्रमुख व्यक्ति। तो लिखते हुए भी चलेंगे, जिसने लिख रखी है, जिसने नहीं लिखना वो साथ के साथ सुनते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे। प्रमुख व्यक्ति। तो प्रमुख व्यक्ति में एक तरफ होगा व्यक्ति, उनकी पोजीशन, और एक होगा कि वे किस संस्थान के हैं, अध्यक्ष वगैरह, चेयरमैन वगैरह। तो देखो, पहला लिखेंगे, पहला पहला है देश के राष्ट्रपति की बात हम करते हैं। देश के राष्ट्रपति की। देश के राष्ट्रपति बताओ। चलो ध्यान दो अब। देश के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? देश के राष्ट्रपति है जी द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखेंगे सभी, द्रौपदी मुर्मू। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। और ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, 15वें नंबर की। ठीक है, 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ठीक, इससे पहले जो राष्ट्रपति रहे हमारे देश के वो थे रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद। और जो रामनाथ कोविंद थे, रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के थे। ध्यान रखेंगे सभी, 14वें नंबर के। और अगर मैं बात करूं देश के पहले राष्ट्रपति की, जो 1950 में बने थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के हैं, 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद है। क्लियर होगी बात। राष्ट्रपति पद की बात करूं तो राष्ट्रपति भारत का एक नॉमिनल हेड होता है, ये वास्तविक हेड नहीं होता, ये एक नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड। और राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो पद लिया गया है कहां से? अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है। अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं कार्यकाल की, तो कार्यकाल कितने समय का होता है राष्ट्रपति का? 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। और इसके पास सभी शक्तियां होती है, सभी आयोगों को ये नियुक्त करता है, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है, मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है। ठीक है, राष्ट्रपति 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अगर मैं इसके अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद कहां से कहां तक आते हैं? तो 52 से लेकर के 61 तक राष्ट्रपति के अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, 52 में बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 60 में शपथ ली जाती है, और 61 में है महाअभियोग। राष्ट्रपति पर अगर महाअभियोग लगता है तो वो 61 आर्टिकल के तहत लगता है महाअभियोग। ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बताओ, क्लियर है बात? तो भारत के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, 15वें नंबर के। ठीक है जी, नोट कर ली होगी आप सभी ने बात। दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरे है जी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे देश के वर्तमान में? हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति है वो है जी जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ हमारे देश के उपराष्ट्रपति है, जगदीप धनखड़। और जब जगदीप धनखड़ जी जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति है, 14 नंबर के है। ठीक है, 14 नंबर के उपराष्ट्रपति है। अगर उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिशियो सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति। और इनको जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति होने की ही मिलती है, उपराष्ट्रपति होने की नहीं मिलती। हाँ, अगर उपराष्ट्रपति छुट्टी पे चला जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करता है। अपना शपथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना शपथ राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ भी यही दिलाता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का अगर मैं कार्यकाल की बात करूं, इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, जो 6 वर्ष का जो राज्यसभा का होता है।
ठीक है, राज्यसभा का। अगर मैं देश के पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति की बात करूं तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश के पहले उपराष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है जी। और इससे पहले कौन रहे, ये कमेंट करके बताओ मुझे, इससे पहले कौन रहे हैं? निधि, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक, इससे पहले बताओ जगदीप धनखड़ से पहले कौन थे? नायडू, वेंकटेया नायडू, मिस हो गया शब्द, कमेंट करके बताओ। ठीक, तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट, उनकी तस्वीर मेरे दिमाग में घूम रही है लेकिन नाम मिस हो गया है, वेंकैया नायडू ही है शायद, वेंकैया नायडू, हाँ वेंकैया नायडू ही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, ये राष्ट्रपति हो गए द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वर्तमान में जो पहले थे देश के वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के नाम पे टीचर्स डे भी मनाया जाता है। कब मनता है टीचर्स डे? बताओ, 5 सितंबर को मनता है टीचर्स डे। ठीक है, क्योंकि ये टीचर भी रहे, ये एक यूनिवर्सिटी के गवर्नर भी रहे। अगर मैं बात करूं तीसरे फैक्ट की, तो तीसरा है जी राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि ये है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तो हम साथ के साथ पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है, राज्यसभा का उपसभापति। तो राज्यसभा के जो अभी वर्तमान में उपसभापति है, इनका जो नाम है, ध्यान से सुनेंगे, याद करते हुए चलेंगे, सारी चीजें याद करते हुए चलेंगे। एक को सवाल आपको यहां से बन सकता है, एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, 2 टॉपिक करवाऊंगा इस वीडियो में क्लियर, 2 टॉपिक। ठीक है, राज्यसभा के जो उपसभापति है इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। क्या नाम है? हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, ये है राज्यसभा के उपसभापति। अक्सर ये भी सवाल बन सकता है, राज्यसभा के उपसभापति। अगला है जी, राज्यसभा के बाद अगला जो लिखेंगे, राज्यसभा में नेता विपक्ष, राज्यसभा में नेता विपक्ष, राज्यसभा में नेता विपक्ष। तो राज्यसभा में जो नेता विपक्ष है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको इंडिया की तरफ से, इंडिया मतलब एक एलियंस है जो विपक्षी पार्टियों ने बनाया, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री दावेदार के तौर पर भी इनको खड़ा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये क्या है? ये नेता विपक्ष है, नेता विपक्ष। याद रहेगी बात सभी को, ये नेता विपक्ष है। कहां? राज्यसभा में। लोकसभा में अभी कोई नेता विपक्ष नहीं है, जो पहले थे वो हट गए हैं। ठीक है, चलो यहां तक आगे बात समझ में। अगले पेज पे चलते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा रहने वाला है, अगला पॉइंट है जी एनएसए देश के, एनएसए, पांचवा क्या होगा, चौथा, पांचवा देखो, एनएसए होता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इनमें से कुछ तो आपके याद भी होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो अभी वर्तमान में जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इनका जो नाम है, इनका नाम है जी अजीत डोभाल। अजीत डोभाल के बारे में ये बताया जाता है कि जो अजीत डोभाल है वो जो है विदेश में, यानी कि पाकिस्तान में उन्होंने जासूसी के तौर पर भी काम किया पाकिस्तान में, और आतंकवादी घटनाएं जो है, एक आतंकवादी घटना होने वाली थी भारत में, उसको भी रोका इन्होंने। ये मुसलमान बनकर रहे पाकिस्तान में, और वहां पे एक मस्जिद है, मस्जिद पे एक मौलवी ने इनको पहचान लिया था कि ये तो हिंदुस्तानी है, तो डर गए थे बहुत ज्यादा उस टाइम जब इनको बुला के कहा गया कि हाँ भाई इधर आ, अजीत डोभाल इधर आ। कह रहे तुम हिंदुस्तानी हो ना पक्का? तो कह रहा नहीं मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ। तो जब उसने कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मैं भी जासूसी पे हूँ। ठीक, तो अजीत डोभाल के बारे में ये जानकारी है। तो देश के ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, कौन? अजीत डोभाल। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग आप जानते हो क्या होता है? नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर आया था नीति आयोग। अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो नीति आयोग और योजना आयोग दोनों के ही अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में कौन होंगे? वर्तमान में होंगे नरेंद्र मोदी, और यही नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी रहे, क्योंकि इनके कार्यकाल में ही नीति आयोग बना था। कब बना था नीति आयोग? नीति आयोग बना था जी 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। अगर मैं नीति आयोग के फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये काम क्या करता है? ये काम करता है जैसे कोई भी योजना आनी है सरकार की,
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जैसे स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक, जो भी आनी है उसके बारे में, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसके बारे में आइडिया देता है। इसके जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? नरेंद्र मोदी है। अगर मैं उपाध्यक्ष की बात करूं, उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? वो है जी सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और अगर मैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करूं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जी क्या नाम है? बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम ये सीईओ है नीति आयोग के, ठीक। इस बारे में ध्यान रखेंगे सभी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। बीवीआर सुब्रमण्यम है, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे देखो, अगला पॉइंट सातवां देखो। सातवां जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो है कैग। कैग, कैग, कैग को हम महालेखा नियंत्रक भी बोल सकते हैं, कैग। और इसकी अंग्रेजी में जो फुल फॉर्म होती है इसको हम बोलेंगे कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जी देश के सभी सरकारी खर्चों को ऑडिट करना। कितना पैसा लगा, कितना पैसा खर्च हुआ, कहां हुआ, सरकार ने कैसे कैसे खर्च किया, उन सभी को ये ऑडिट करता है। और रिपोर्ट किसको सौंपता है? ये रिपोर्ट सौंपता है अपनी राष्ट्रपति को, ठीक है। पहले ये समझ लो है कौन, उसके बाद बताऊंगा डिटेल में। गिरीश चंद्र मुर्मू, क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी वर्तमान में जो कैग है हमारे देश के वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है जी। गिरीश चंद्र मुर्मू, कैग, महालेखा नियंत्रक परीक्षक भी बोल सकते हैं, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। अच्छा, कौन नियुक्त करता है इसको? राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगर मैं इनके कार्यकाल की बात करूं कैग के, तो कैग का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का, ठीक। अगर मैं इनके अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद, इसके अनुच्छेद होते हैं 148 से लेकर के 151 के बीच। तो कैग जो है जिस अनुच्छेद में आएगा उसको हम बोलेंगे 148 से 151, ठीक है। 148 से 151 के बीच में आता है कैग। और है कौन अभी वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू है। एक चीज और है कि जब इसके कार्यकाल पूरा हो जाता है, इसकी उम्र हो जाती है, ठीक, इसकी उम्र हो जाती है कैग की, तो कैग की उम्र होने के बाद इसको दोबारा से किसी लाभ के पद पर नहीं बैठाया जाता, दोबारा से ये किसी सरकार का अधिकारी नहीं बनता है कैग, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कैग के बारे में। अगले पेज पे चलते हैं, अगला पॉइंट, जो अगला पॉइंट है हमारा कैग के बाद, कैग के बाद अगला पॉइंट है यूपीएससी चेयरमैन। 7 हो गए, आठवां यूपीएससी चेयरमैन। यूपीएससी चेयरमैन, यूपीएससी चेयरमैन जो है ये काम क्या कराता है? यूपीएससी, इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग भी इसको बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसका काम है एग्जाम वगैरह करवाना, सर्विस कमीशन, ठीक है जी, सर्विस कमीशन। इसका काम है बड़े बड़े पदों पर, प्रशासनिक पदों पर एग्जाम कराना, आईएएस, आईपीएस, इन पर एग्जाम कराता है यूपीएससी। और इसका जो चेयरमैन है, एक स्वतंत्र आयोग है ये, स्वतंत्र आयोग, स्वतंत्र आयोग है। कौन से भाग में आता है? भाग, भाग कौन से में आता है? भाग 14 में आता है, जिसमें सेवाएं है, भाग 14 में आता है यूपीएससी, सेवाओं में, ठीक है। अच्छा, है कौन यूपीएससी चेयरमैन? है जी मनोज सोनी। यूपीएससी चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। मनोज सोनी यूपीएससी चेयरमैन है यूनि पब्लिक सर्विस कमीशन के। और चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वही है 6 वर्ष या 65 वर्ष, कोई भी आयु इनकी पूरी हो जाए पहले, तब रिटायर हो जाएंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष, यह है इनका कार्यकाल। नियुक्त कौन करता है? नियुक्त इनको राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त। और ये एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र, स्वतंत्र निकाय है। स्थापना कब हुई थी यूपीएससी की? यूपीएससी की स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1935 में की गई थी, 1935 में, ध्यान रखोगे सभी, 1935 में। अगला पॉइंट देखो, अगले पेज पे आ जाओ।
तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है देश के सीडीएस। सीडीएस, सीडीएस क्या होता है? सीडीएस का मतलब है चीफ डिफेंस स्टाफ। चीफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। तो देश के जो पहले सीडीएस बने, पहले सबसे पहले सीडीएस वो रहे विपिन रावत, जनरल विपिन रावत। देश के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। और अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में यह लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान जो है वर्तमान में सीडीएस है। अच्छा, मैं रैंक के बारे में बता दूं आप लोगों को यहीं पर ही। जैसे यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, यूपीएससी में एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं, आईएएस आईपीएस सारे प्रशासनिक एग्जाम कंडक्ट होते हैं। आईएएस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, प्रशासन को संभालने के लिए, यानी कि जनता के अगर कोई मुद्दे हैं और वो सरकार तक पहुंचाने या वो सोल्व करने हैं तो हर जिले में एक आईएएस बैठाया जाता है, आईएएस। ठीक, ये आईएएस जो होता है, पहला आईएएस को समझो फिर आईपीएस को समझेंगे। जो आईएएस होता है ये प्रशासन में सबसे छोटा होता है। डीएम, डीएम सबसे छोटा होता है, उसको एक जिला दिया जाता है कि आप पहले से यहाँ एक्सपीरियंस ले लो और उसके बाद आपका प्रमोशन होगा। फिर प्रमोशन हो करके सबसे बड़ा जो प्रमोशन होता है आईएएस में वो रैंक होती है सचिव की, जो सचिवालय में बैठते हैं, सचिव। तो हर मंत्रालय का अपना एक सचिव होता है, हर मंत्रालय में होता है। जैसे वित्त मंत्री, तो उसका वित्त सचिव भी होगा, जो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर करेगा, वो एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, ये प्रशासन के जितने भी अधिकारी होते हैं ये नीति निर्माण का काम करते हैं, नीति निर्माण का, यानी हमारा देश किस आधार पर चलने वाला है, ये सारी दुनिया वगैरह में क्या चल रहा है उसके आधार पर दुनिया में हमें कैसे अपने संबंध बनाए रखने हैं, और आने वाले समय पे टेक्नोलॉजी या युवाओं की जानकारी या सरकार क्या चाहती है उसके आधार पर नीति निर्माण करती है। नीति निर्माण करने का काम आईएएस करते हैं, लेकिन नीति को लागू कराने का काम जो करेंगे वो एग्जीक्यूटिव करती है। एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी परिषद करती है नीति को लागू कराने का, और इसी एग्जीक्यूटिव, इसी कार्यकारिणी परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। ठीक, यानी जो सरकार बनती है ना, सरकार जो बनती है, जो सरकार बनती है वो सरकार दो काम करती है, एक तो कानून को लागू कराने का और एक कानून बनाने का भी काम करते हैं वे। जब कानून बनाने का काम होता है तो उसको विधायिका बोलते हैं, लेजिस्लेटिव, उसको विधायिका बोलेंगे, लेजिस्लेटिव। ठीक, लेकिन जब कानून लागू कराना होगा तो वो एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा, उसको बोलेंगे कार्यपालिका। समझ में आ रही है बात? लेकिन कार्यपालिका प्रधानमंत्री खुद थोड़ी लागू करवाएगा, प्रधानमंत्री बोल देगा आईएएस आईपीएस इनके माध्यम से, तो इनके माध्यम से करवाएगा। लेकिन ये कानून बनाना या कानून को लागू करवाने की जो नीति बताई जा रही है वो इन सचिवों के द्वारा बताई जा रही है, जो कि आईएएस रैंक का एक अधिकारी होता है, सबसे बड़ा मंत्रालय में सबसे बड़ा हो जाता है। ये एक मंत्रालय को मिल जाता है इसका, इसके ऊपर बस फिर मंत्री होते हैं सचिव से ऊपर, ये सभी सचिवालय में बैठते हैं। तो जैसे वित्त सचिव हो गया, जैसे रक्षा सचिव हो गया, तो इन सचिवों में भी जो सबसे बड़ा पद है वो है कैबिनेट सचिव का, जो सरकार का ही होता है बिल्कुल, कैबिनेट सचिव। पीएम के उसमें ही बैठता है, पीएमओ में कैबिनेट सचिव। ये पेपर में सवाल बन चुका है आपका, कैबिनेट सचिव। समझ में आ गई बात? आईएएस रैंक का सबसे, और सबसे छोटे की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा आईएएस रैंक में इनके एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में देखेंगे आप लोग। आईएएस में आप देखते हो प्रशासन के उसमें आगे आपके जैसे पटवारी और कानून को आ गए, ये सबसे छोटे हो गए बिल्कुल ग्रुप डी के। जैसे यूपी पुलिस में कांस्टेबल होता है सबसे छोटा, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में ये हो गए पटवारी, लेखपाल, कानून गो। ठीक, फिर इनका प्रमोशन होगा और ऊपर ये जाएंगे, वीडियो बनेंगे, वीडियो वगैरह, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ वगैरह बनेंगे, या विलेज पंचायत ऑफिसर, वीपीओ बनेंगे। इनके फॉर्म टाइम टू टाइम निकालती रहती है आयोग, दूसरे आयोग के माध्यम से इनके एग्जाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी इस तरीके से होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनसे भी ऊपर जाएंगे तो तहसीलदार आ जाएंगे जी, तहसीलदार, जो तहसील में बैठते हैं, तहसीलदार, उस ब्लॉक में, उस तहसील में जो भी उस क्षेत्र में जितने गांव वगैरह आ रहे हैं उन पे जो है काम करना होता है। राजस्व वसूल करने का भी काम होता है इनका। ठीक, ये पटवारी वगैरह राजस्व भी वसूल करते हैं, रिवेन्यू वगैरह। ठीक, डीएम भी एक प्रकार का रिवेन्यू कलेक्टर, टैक्स कलेक्ट करता है पूरे जिले में, इसलिए उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, डीसी। जब वो टैक्स कलेक्ट करने का काम करता है तब डीसी बोलते हैं। जब वो मजिस्ट्रेट यानी कि मुद्दे को सुलझाता है तब उसको डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये मजिस्ट्रेट का भी काम करता है डीएम। ठीक है, तहसीलदार के ऊपर जाओगे तो फिर आ जाता है एसडीएम, प्रमोशन हो गया एसडीएम, इसको बोलते हैं सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट। एसडीएम डीएम से छोटा होता है। जब आप आईएएस का एग्जाम देते हो
और आईएएस बनते हो, डीएम बनते हो, तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग कराने के बाद आपको एसडीएम ही बनाया जाएगा, ताकि आप प्रशासन के काम करने के तरीके को सीख जाओ। और उसके बाद जब सीख जाओगे 1-2 साल बाद, तो फिर आपको डीएम बनाया जाएगा, डीएम। ठीक है, डीएम बनाया जाएगा। तो यहां भी डायरेक्ट भर्ती होती है पीसीएस एग्जाम के जरिए, यहां भी डायरेक्ट भर्ती होती है आईएएस एग्जाम के जरिए। और ये एग्जाम कौन कराता है? ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यूपीएससी। ठीक है, योग्य प्रतिभावान लोगों को आईएएस बनाया जाता है। ये आईएएस सबसे छोटी रैंक है प्रशासन की। फिर इसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर सचिव पे जाते हैं, तब नीति निर्माण होता है। ठीक है, तब होता है नीति निर्माण। तो आईएएस पीसीएस के जरिए, ऐसे ये तहसीलदार और ये जो है ये भी पीसीएस के जरिए बनते हैं। इनके भी अलग से एग्जाम होते हैं, इनके यूपी ट्रिपल एससी करा देता है, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश में। इनके भी एग्जाम होते हैं पटवारी वगैरह के, इनके भी यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम जो देते हो। तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन की रैंक वगैरह। आगे देखेंगे आईपीएस की। इतनी बात आ गई समझ में। अब पुलिस सर्विस की समझ जो, पुलिस सर्विस। तो पुलिस सर्विस में सर सबसे छोटी होगी कांस्टेबल, पुलिस का कांस्टेबल। ध्यान रखेंगे, पुलिस का कांस्टेबल, जानकारी दे रहा हूं सभी को। रोहित अग्रवाल प्रेजेंट मी। ओके सर, आईपीएस, अच्छा हाँ समझ लो। आईपीएस में आगे इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो पुलिस सर्विसेज है पूरी की पूरी। इस आईपीएस में जो भर्ती होगे उनको कौन सी रैंक मिलेगी शुरुआत में, वो बताऊंगा, लेकिन पहले छोटी से ही समझ लो बिल्कुल। कांस्टेबल हो गया, कांस्टेबल के बाद आ जाएंगे हेड कांस्टेबल। ठीक है, हेड कांस्टेबल, जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है कांस्टेबल को। कांस्टेबल के यानी कि जो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है, अगर आप इसमें भर्ती होगे तो कांस्टेबल बनोगे, सबसे छोटी रैंक मिलेगी। और फिर 10-15 साल तक अच्छे काम करोगे, तब आपका प्रमोशन होगा, हेड कांस्टेबल बनेंगे। ठीक है, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल कुछ कुछ पोस्ट पे हेड कांस्टेबल की डायरेक्ट भर्ती भी हो जाती है, जैसे असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, वहां पे हेड कांस्टेबल की भर्ती होती है डायरेक्ट। हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 1 स्टार लग जाता है इसको। फिर इसके बाद एसआई, 2 स्टार लगते हैं, यहां भी डायरेक्ट भर्ती होती है। एसआई का आप एग्जाम दोगे, यूपीएसआई का एग्जाम निकलेगा आने वाले टाइम पे, तो आप 2 स्टार बन जाओगे। ठीक, 2 स्टार। इंस्पेक्टर की कोई भर्ती नहीं होती डायरेक्ट, उसका प्रमोशन होता है, तब वो इंस्पेक्टर बनता है, इंस्पेक्टर, तब वो इंस्पेक्टर बनता है, 3 स्टार। और ये सारे के सारे नॉन गेजेटेड ही होते हैं, यानी कि फील्ड में काम करते हैं, हेडक्वार्टर में नहीं बैठते, फील्ड में काम करते हैं। और जो एसआई होता है 2 स्टार, उन्हीं एसआई में से कोई एक एसआई को चौकी इंचार्ज बना दिया जाए, चौकी इंचार्ज। थाना इंचार्ज अलग होता है, ये है चौकी इंचार्ज, चौकी इंचार्ज। ठीक, फिर इन्हीं इंस्पेक्टर में से एक इंस्पेक्टर जिसका ठीक ठाक रिकॉर्ड रहता है, अच्छा काम करता है, उसको बना दिया जाता है एसएचओ। देखा होगा आपने गाड़ी पे लिखा होता है एसएचओ। एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक, स्टेशन हाउस इंचार्ज, या इसी को हम बोल देते हैं थाना इंचार्ज। तो इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज होता है, इंस्पेक्टर के अंडर में ये सारे लोग काम करते हैं। और एसआई एक चौकी इंचार्ज होता है। समझ में आ गई बात। तो इसकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है इंस्पेक्टर की, प्रमोशन जाकर के ही बनते हैं। एसआई को ही प्रमोशन करके इंस्पेक्टर बनाया जाता है, फिर इंस्पेक्टर से प्रमोशन हो जाता है एसएचओ का। ये हो गए फील्ड में काम करने वाले लोग, नॉन गेजेटेड ऑफिसर इनको बोलते हैं। अच्छा, अब इनके ऊपर जो होगे, अब ये तो हो गए किसी ब्लॉक में, किसी भी क्षेत्र में हो गए इंस्पेक्टर। अब बात आएगी जिले की, तो उनकी जो डायरेक्ट भर्ती होगी, डीएसपी आएगा। फिर डीएसपी, इसको बोलते हैं डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। 3 स्टार ही होता है, लेकिन इसके स्टार और इसके स्टार में अंतर होता है। इसमें लाल नीली पट्टी पट्टी भी लगी होती है कॉलर पे, लेकिन इसमें नहीं लगी होती। तो इसकी डायरेक्ट भर्ती होती है किसके जरिए होता है? पीसीएस एग्जाम के जरिए। जैसे यूपी पीसीएस एग्जाम हुआ, उसके जरिए आप डीएसपी बन सकते हो। ठीक, ये जिले में ही काम करता है। डीएसपी के ऊपर आएगा एएसपी, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी। तो इसकी भी डायरेक्ट भर्ती हो गई। ये हो गई आपके आईपीएस एग्जाम के जरिए। जैसे आईपीएस एग्जाम, इस आईपीएस ये गैजेटेड ऑफिसर है, ये बैठेगा हेडक्वार्टर में। ये भी गैजेटेड ऑफिसर है, ये भी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेगा, लेकिन ये हेडक्वार्टर और ग्राउंड दोनों के बीच का काम करता है। ठीक है, डीएसपी। डीएसपी और एएसपी दोनों एक सही काम करते हैं, बिल्कुल एक सही। अंतर सिर्फ इतना, ये पीसीएस एग्जाम के जरिए है, ये जो है आईपीएस एग्जाम के जरिए है। और एएसपी इसलिए बनाया जाता है ताकि जो एसपी बनेगा आईपीएस एग्जाम के बाद, एसपी बनेगा, जिले का एसपी बनेगा, पूरे जिले की पुलिस को संभालेगा, उसको एक्सपीरियंस हो जाए, उसको अनुभव हो जाए, इसलिए उसको एएसपी बनाते हैं। फिर एएसपी के बाद बनाते हैं उसको एसएसपी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उसके बाद बनता है एसपी, तब बनता है जिले का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, एसपी। और इस तरीके से फिर मंडल में पहुंच जाती है बात, कमिश्नर वगैरह बन जाते हैं। कमिश्नर, जैसे ये कमिश्नर मंडल के हो गए, जैसे मेरठ
पुलिस का कमिश्नर, जैसे मुंबई पुलिस कमिश्नर, ठीक, ये कमिश्नर हो गए। और फिर पूरे प्रदेश की पुलिस को जो संभालते हैं उसको डीआईजी बोलते हैं या डीजीपी बोलते हैं। तो जैसे आईएएस में आप सबसे ऊंची पोस्ट सचिव तक चले जाते हो, सचिव, किसी भी मंत्रालय का सचिव, ऐसे आईपीएस में आप डीजीपी बन सकते हो, डीजीपी, पूरी पुलिस आपके अंडर में। ये हो गई पुलिस की रैंक। क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर हो गई बात सभी को? बताओ बताओ एक बार जल्दी से। दोनों बात क्लियर हो गई, आईएएस और आईपीएस वाली, शुरू से आखिरी तक बताई मैंने तुम्हें। अब जो है इसी प्रकार आर्मी में चलता है, आर्मी का अलग है। आर्मी की बता दूं रैंक, जब रैंक पढ़ी रहे हम, समझ लो यहां भी आर्मी की। आर्मी में क्या होता है? आर्मी का काम है देश की रक्षा करना, पुलिस का काम है समाज और कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, तो उसकी भी अलग रैंक है। लेकिन प्रशासन का काम है सरकार के जो मुद्दे हैं, सरकार जो योजनाएं लेकर के आती है या कानून जो बनते हैं उनको अपने जिले में लागू करवाना, प्रशासन को संभालना। या आईएएस वगैरह का काम है, आईपीएस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, आर्मी का काम है देश की रक्षा करना। तो उसमें जो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप सिपाही बनते हो, सबसे छोटी रैंक यही है। आर्मी की जो जीडी की भर्ती होती है उसमें आप पहले सिपाही बनते हो, सिपाही। फिर प्रमोशन होकर के आप जो है हवलदार वगैरह ऐसे बनते हो, लांस नायक बनते हो, उन सभी को हम बोलते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, एनसीओ, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक। फिर इसके बाद आ जाते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जेसीओ, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बोलते हैं इनको, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है। तो जेसीओ की भी कुछ कुछ पोस्ट पे डायरेक्ट भर्ती होती है, सभी पे नहीं होती, कुछ पोस्ट पे होती है, वरना प्रमोशन बन के ही जाते हैं यहां तक, ठीक है। लेकिन गैजेटेड ऑफिसर यानी कि जो कमीशन्ड ऑफिसर इसमें बनते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर में सबसे पहली रैंक होती है लेफ्टिनेंट की, लेफ्टिनेंट, 2 स्टार लगते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद कैप्टन बनते हैं जी, कैप्टन, कैप्टन। इस लेफ्टिनेंट के अंडर में कम से कम 4 से 5 सिपाही का ग्रुप होता है, 4 से 5 सिपाही इसके अंडर में रहते हैं लेफ्टिनेंट के। लेफ्टिनेंट एक प्रकार से ट्रेनिंग पीरियड ही होता है, ये एक प्रकार से उसको सिखाया जाता है किस तरीके से काम करना। फिर वो कोई भी काम करता है 2-3 साल में वो कैप्टन बन जाएगा, 3 स्टार लग जाएंगे, 3 स्टार, ठीक है। कैप्टन के बाद बनेगा मेजर, मेजर, मेजर बनेगा तो इसको एक एम्बलम लगेगा, एम्बलम, एम्बलम होता है अशोक चक्र, उसके कंधे पे एम्बलम देखने को मिलेगा आपको। और ये जो है पूरी की पूरी कंपनी संभालता है, पूरी कंपनी 120 लोगों की। जबकि ये 120 लोग नहीं संभालते, ये 10-15 लोग संभालते हैं, ये 5-6 लोग संभालेगा, ये 10-15 लोग संभालता है कैप्टन। और ये पूरी 120 लोगों की कंपनी संभालते हैं, ठीक है, 120 लोगों की। मेजर के बाद आएगा लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, इसके साथ एक स्टार और एक एम्बलम लगा होता है इसके कंधे पे, एक स्टार एक एम्बलम, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक। ये भी क्या करते हैं, ये सारे के सारे ग्राउंड में काम करते हैं, ये मैदान में काम करते हैं, लड़ने का काम करते हैं ये, ठीक। हेडक्वार्टर में कौन बैठेगा? लेफ्टिनेंट कर्नल, और कर्नल के बीच एक कड़ी होती है, ये कर्नल ऑफिस में बैठ करके रहेगा, फील्ड में काम फील्ड का ही करेगा, लेकिन ऑफिस में बैठकर निर्देश करेगा इनको कि वहां जाओ, ये करो, वो करो, ठीक है। ये कर्नल होगा। इसमें क्या होगा, इसमें 2 स्टार होंगे और एक एम्बलम होगा, 2 स्टार एक एम्बलम। फिर कर्नल के बाद जो हेडक्वार्टर में बैठे रहते हैं ब्रिगेडियर, इससे ऊपर ब्रिगेडियर, ठीक। इन सभी की कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, डायरेक्ट भर्ती यहां से होती है लेफ्टिनेंट से। ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद हो गया आपका मेजर जनरल, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और फिर जनरल। और अभी आर्मी के जनरल है कौन? मनोज पांडे, आर्मी के जनरल, सबसे ऊंची पोस्ट आर्मी में हो गई जनरल की। तो जनरल कौन हो गया आर्मी के? मनोज पांडे। और अब इन इसी प्रकार जैसे आर्मी में है, इसी प्रकार एयरफोर्स में होती है रैंक। एयरफोर्स में, एयरफोर्स के चीफ को बोलते हैं एयर मार्शल, ठीक है। और नेवी के चीफ को क्या बोलते हैं? नेवी के चीफ को बोलते हैं एडमिरल, एडमिरल। तो तीनों फौज का अलग अलग चीफ होता था, अलग अलग अध्यक्ष होता था। अब क्या करा, आर्मी जो है थल सेना, जमीन पर लड़ने का काम करती है, ये हवा में, और ये पानी में लड़ने का काम करती है। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन पहले ठीक नहीं बैठता था, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बनाए रखने के लिए एक नया पद क्रिएट हुआ है सीडीएस का, ताकि सीडीएस को पहले ही पता हो कि आर्मी कहां जाएगी, एयरफोर्स कहां जाएगी, नेवी कहां जाएगी। जैसे अभी चाइना में जो युद्ध होता है गलवान घाटी वगैरह में, तो वहां पे क्या है कि वहां हवाई जहाज की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि एयरफोर्स की भी जरूरत पड़ेगी, जमीन पे जरूरत पड़ेगी, आर्मी की भी जरूरत पड़ेगी, वहां पानी भी नदियां बहती रहती है, गोताखोरों की जरूरत पड़ेगी, तो नेवी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तीनों फौज को अलग अलग रिपोर्ट करना होता था। अब सीडीएस ही बता देता है तीनों कंबाइंड करके कैसे जाएगी, इसलिए ये पद बनाया गया सीडीएस का पद। बोलो क्लियर है बात? ठीक है।
तो इस तरीके से ये सब चीज काम करती है। तो जनरल पे बात आ जाते है अब आर्मी के। सीडीएस बताया मैंने तुम्हें, अनिल चौहान। अब जनरल समझ लो, आर्मी का जनरल, आर्मी हेड, आर्मी चीफ कौन है? आर्मी जनरल मनोज पांडे, मनोज पांडे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, आर्मी, कोई बात नहीं, समझ लेंगे सभी। आर्मी कौन है? मनोज पांडे। अच्छा, एयरफोर्स चीफ कौन है? एयरफोर्स चीफ, एयर मार्शल भी बोल सकते हैं जिसको, एयरफोर्स चीफ। एयरफोर्स चीफ है जी विवेक राम चौधरी, वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी, वी आर चौधरी। और नेवी चीफ, नेवी चीफ, अरे स्पीड ज्यादा तो नहीं है, एक बार कमेंट में बताओ जल्दी। समझ में आ रहा है ना सभी कुछ? याद हो रहा है ना साथ के साथ ये? नेवी चीफ, नेवी चीफ है जी आपका आर, आर हरि कुमार, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। आर्मी चीफ मनोज पांडे, एयरफोर्स चीफ वी आर चौधरी, नेवी चीफ जो है आर हरि कुमार है, आर हरि कुमार। और आपसे सवाल पेपर में यह भी आ सकता है कि ऐसे कौन दो लोग रहे जो आर्मी में जनरल से ऊपर की रैंक पर रहे, जिनको हम बोलते थे फील्ड मार्शल। पहले जनरल की रैंक से एक पोस्ट और होती थी फील्ड मार्शल, जनरल से भी ऊपर होता था एक फील्ड मार्शल। ठीक है, पिछले पेज में समझो। यहां मैंने बताया कि आज के टाइम पर तो जनरल सबसे ऊंची पोस्ट है, इससे ऊपर भी होता था फील्ड मार्शल, अब नहीं है, अब हटा दिया है, बस दो ही लोग हुए हैं फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल दो ही लोग हुए हैं। इसी प्रकार लेफ्टिनेंट सबसे छोटी पोस्ट है, इससे पहले एक होती थी सब लेफ्टिनेंट या सेकंड लेफ्टिनेंट, इसको बोल देते थे सब लेफ्टिनेंट, ये पोस्ट होती थी। आपने मूवी देखी होगी बॉर्डर, तो बॉर्डर मूवी में जो अक्षय खन्ना रोल कर रहे हैं वो सब लेफ्टिनेंट का रोल कर रहे हैं। पहले सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट भी होती थी, लेकिन अब सब लेफ्टिनेंट को हटा दिया, अब लेफ्टिनेंट है। ठीक है, और इधर से फील्ड मार्शल को हटा दिया और सबसे ऊंची पोस्ट जनरल है, जनरल। तो फील्ड मार्शल दो ही लोग हुए हैं, नाम ध्यान रखेंगे। फील्ड मार्शल आर्मी में, फील्ड मार्शल सवाल बन सकता है, बना भी है पेपर में। फील्ड मार्शल दो ही लोग हुए हैं, क्या क्या नाम है इनका? के एम करियप्पा, एक का नाम है के एम करियप्पा, एक का नाम है जी सैम मानिकसा, सैम मानिकसा। और ये बहुत तगड़े हुए हैं सैम मानिकसा, इन्होंने ही जो है इंदिरा गांधी सरकार पे भी वो कर दिया था। एक बार इंदिरा गांधी सरकार से ये नाराज हो गए थे, सरकार पे ही चढ़ाई कर दी थी इन्होंने सेना को लेकर के, वो तो कंट्रोल कर लिया क्योंकि सुनते नहीं थे ये। आर्मी जो पाकिस्तान की आर्मी है उनका भी बुलावा आया था कि सेम मानिकसा को पाकिस्तान की आर्मी में मिला लो, लेकिन ये भारत में ही रहे, जब देश आजाद हुआ था तब ये भारत में ही रहे। ठीक है, सेम मानिकसा 1971 में जो है इन्होंने बांग्लादेश को भी अलग कराया था, सेम मानिकसा। इनके ऊपर मूवी भी बनी है अभी एक, देखना, बहुत अच्छी मूवी है, अगर आप आर्मी के लवर हो तो सीखने को मिलेगा, सैम मानिकसा। तो दो लोग बने हैं, के एम करियप्पा, सैम मानिकसा, फील्ड मार्शल रहे। अब ये पोस्ट नहीं है, ये 5 स्टार रैंकिंग थी। ठीक, अच्छा, एक एयरफोर्स में भी रहे, एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। ठीक है, एक ये पोस्ट थी और इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति रहे, नाम रहा इनका अर्जन सिंह, अर्जन सिंह, अर्जन सिंह। तो एयरफोर्स में एक व्यक्ति रहे अर्जन सिंह, आर्मी में दो रहे हैं, एक के एम करियप्पा और एक सैम मानिकसा, सैम मानिकसा। बोलो क्लियर है बात? अभी वर्तमान में जो आर्मी के चीफ है वो मनोज पांडे है, एयरफोर्स के चीफ है वी आर चौधरी है, नेवी चीफ है आर हरि कुमार है, और जो सीडीएस है वो अनिल चौहान है। बोलो बात क्लियर है क्या यहां तक? अगले पेज पे चले, नेक्स्ट, आगे देखो। अगला जो है हमारा, अगला आता है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। कितने हो गए? 9 हो गए ना ये, 9। 10वें पे आ जाओ, 10वां, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग। अब जानते हो हमारे देश में अल्पसंख्यकों के लिए भी एक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, इनका नाम है जी इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष है इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा, ध्यान रहेगा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक आयोग, हमारे देश में दो तरीके के लोग मिलते हैं, एक बहुसंख्यक, एक अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक को हम मेजोरिटी बोलते हैं,
और मेजोरिटी में यहाँ हिंदुओं को गिना जाता है, हिंदू मेजोरिटी में है यहाँ भारत में, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी में है। और माइनॉरिटी धर्म के आधार पर बांट रखे हैं ये। माइनॉरिटी में जो है 6 लोग आते हैं और सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग का है, मुस्लिम सबसे बड़ी माइनॉरिटी में आते हैं, मुस्लिम। दूसरे में आगे आपके बौद्ध, ये भी अल्पसंख्यक है। तीसरे में आगे आपके जैन, ये भी अल्पसंख्यक है। सिख, सिख, पारसी और ईसाई, ये 6 अल्पसंख्यक है हमारे देश में, ठीक है। पारसी, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई। और इनका एक आयोग है जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के हितों की बात होती है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है इकबाल सिंह लालपुरा। और इनके हितों को बचाने के लिए मौलिक अधिकार भी है हमारे संविधान में, इनके हितों को बचाने के लिए मौलिक अधिकार। जैसे आर्टिकल 15 में यह कह रखा है कि किसी को भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कह सकता, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, तो भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ठीक है, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति बचाए रखने का अधिकार है। और आर्टिकल 30 में क्या है, अल्पसंख्यक अपना स्कूल वगैरह भी खोल लेते हैं, उसे प्रशासन करने का, उसे चलाने का अधिकार है आर्टिकल 30 में। समझ आ रही है बात? आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, अल्पसंख्यकों को 2 आर्टिकल दे रखे हैं ये, और भेदभाव वाला आर्टिकल 15 है। तो 29 और 30 आप देखे होंगे। आर्टिकल 30 के तहत जैसे जैन कॉलेज है बड़ौत में, जैन कॉलेज, तो वो अल्पसंख्यकों का कॉलेज है, उसको प्रशासन, वहां जो टीचर्स की नियुक्ति होती है वही लोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे देखो 11वां अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। आगे देखो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का नाम है, वो है जी विजय सांपला, विजय सांपला। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है विजय सांपला, ठीक, विजय सांपला। अनुसूचित जाति एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, कुछ लोगों को जो जिनको दलित वर्ग में रखा गया था उनके हितों को संरक्षित करने के लिए अनुसूचित जाति आयोग बना है। और किस अनुच्छेद में आता है ये? अनुच्छेद, अनुच्छेद पूछा गया है 338, अनुच्छेद 338 में आता है अनुसूचित जाति आयोग। आगे लिखेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, जनजाति उनको बोलते हैं। हमारे देश में बहुत सारी जनजातियां है, उत्तर प्रदेश में भी जनजाति है। आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो, ध्यान रखेंगे, जैसे थारू है, थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, ठीक, ये सभी जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की जनजाति, खैरवार जनजाति, ये सभी उत्तर प्रदेश की जनजातियां है। जनजाति का मतलब यह है जो अपने पुराने ट्रेडिशन, जो प्रकृति के आधार पर जीते हैं, प्रकृति को ही अपना मान के चलते हैं, ठीक, मॉडर्न जमाने से ज्यादा इनको लगाव नहीं होता है। तो अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष है, कमेंट है कुछ? अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष है इनका नाम है जी हर्ष चौहान, हर्ष चौहान, हर्ष, हर्ष चौहान। और अगर मैं इसके अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद जो आता है अनुसूचित जनजाति का वो है 338 ए, 338 कै भी कह सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के जो अध्यक्ष है वो है 338 ए, नाम है इनका हर्ष चौहान, 338 ए में आता है। बात करते हैं अनुसूचित जनजाति जाति, फिर आ गया ओबीसी, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, ओबीसी वाला, ओबीसी, ठीक। तो इनके है वो है गंगाराम अहीर, इनका जो नाम है वो है हंसराज गंगाराम अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है जी, हंसराज गंगाराम अहीर। और इनका जो अनुच्छेद है पिछड़ा वर्ग किस में आता है, ये पेपर में आ चुका सवाल है, अनुच्छेद है 338 बी। बताओ क्लियर है क्या यहां तक? अनुच्छेद है 338 बी। ओके, बढ़िया। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है, 7 बज गए, चलो आगे लिखेंगे आईबी चीफ,
बस थोड़े ही रह रहे हैं। कितने हो गए? 13, 14। आईबी चीफ, आईबी चीफ। तो जो अभी वर्तमान में जो आईबी चीफ है, आईबी होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो पता लगाती है कि कोई दूसरा देश हमारे यहाँ कोई जासूसी तो नहीं कर रहा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो आईबी चीफ है, इनका नाम है, एक सेकेंड, चलो ध्यान देंगे। तो इनका जो नाम है जी, इनका नाम है लपन डेंका, आईबी चीफ। ठीक है, आगे देखो, आगे है 15वां। आईबी के बाद रो को समझ लो। रो क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो चीफ। तो जो रो चीफ है हमारे देश के, रो भी क्या करती है? विदेशों में जो है जासूस छोड़ती है। रो चीफ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसकी फुल फॉर्म है। और रो चीफ जो है उनका नाम है रवि सिन्हा। रो चीफ है रवि सिन्हा। आगे देखो, अगला अगला जो पॉइंट है वो है एनआईए चीफ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए चीफ, ये राष्ट्रीय स्तर की कोई घटनाएं होती है उसको जो है इन्वेस्टिगेट करती है एनआईए चीफ। आप इसमें एनआईए में भी जा सकते हो डेपुटेशन पे, एसएससी जीडी वगैरह के अगर आप एग्जाम देते हो उसमें अच्छी रैंक लेकर के आते हो तो एनआईए ज्वाइन कर सकते हो आप। एनआईए चीफ है जी दिनकर गुप्ता। एनआईए चीफ दिनकर गुप्ता। आगे देखो, अगले चीफ है आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। और एक होता है, एक संगठन है बरो, इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बरो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर के करीब रोड बनाता है वो संगठन है। तो जो बरो चीफ है, बरो के जो अध्यक्ष है, बरो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो नाम है, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल, अभी बता रहा हूं एक सेकंड, लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास। बरो के चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवास। एनआईए की फुल फॉर्म है, इनकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। रो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस इंटेलिजेंस एजेंसी है सारी की सारी, एनालिसिस विंग। ठीक है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन दिखाई दे रहा है इधर, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ब्रो क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और बता देता हूं एक आधे, सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सेंट्रल बोर्ड, इसका है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये कुछ आपको ध्यान रखनी है, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा, जिसमें हमने प्रमुख व्यक्तित्व पढ़े हैं, ये हो चुका है कंप्लीट। कल की क्लास जो रहेगी,
कल की क्लास रहेगी आपकी G20 कराऊंगा, पूरा G20 में जो जो चीजें हुई है। ठीक है जी। अब 7 बज चुके हैं, आपकी मैथ की क्लास होगी, अश्वनी सर आपकी क्लास लेंगे, जस्ट 2 ही मिनट में वेट करेंगे। ठीक है, चलो।